अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीक बास। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सब का मसला है। ये कह सकते हैं कि एक शख्सियती मसला है। यानी आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में कि गुस्से से हमारी ज़िंदगियाँ किस तरह तब्दील भी हो जाती हैं, बदल जाती हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार भी होती हैं। वैसे तो कहा भी जाता है कि जनाब गुस्से को पी जाना चाहिए और गुस्सा करना भी बहुत ही बुरा हो सकता है, और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है ये लोगों की शख्सियात में सबसे बड़ा मसला है। आप इधर उधर अपनी ज़िंदगी में देखेंगे ना, नज़र भी दौड़ाएंगे तो हर कोई गुस्से का शिकार होता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाता है। इसकी वजह से ना हमें नदामत के साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। बाज़-औक़ात हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। तो किसी पर गुस्सा आना मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं है। ये कुदरती चीज़ है, एक नेचुरल इमोशन है हमारा। कभी कभार हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, मगर गुस्से की हालत में आपे से बाहर हो जाना, अपनी ज़ात से काबू खो देना, ये बुरा अमल होता है। अमूमन हम देखते हैं कि मियाँ बीवी यहाँ पर हमारे जो घर के ताल्लुकात होते हैं, हमारे घर में बहन भाई सिबलिंग्स आपस में ऐसा ताल्लुक़ होता है कि हम गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि हमें ख़ुद भी बाद में उस बात का रिग्रेट रहता है कि जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ही करता है। इसकी जो स्टार्टिंग है एक मनफी ख़याल से होती है कि एक नेगेटिव थॉट होता है जो आपके जहन में आ जाता है और सारा दिन हमारे जहन में एक ख़याल रहता है कि फ़लाँ शख्स अच्छा नहीं है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और यही जो मनफी ख़याल है ना, ये एंड तक फ्रस्ट्रेशन का एक पहाड़ बन जाता है। और इस वजह से जब भी वो शख्स सामने आता है, वो दिन के किसी भी पहर हो सकता है, तो हम इतना बुरा रिएक्ट करते हैं कि लड़ाई झगड़े तक हमारी बात चली जाती है। और ये हल नहीं है इस गुस्से का। इससे मज़ीद सब ख़राबी ही पैदा हो रही होती है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते जो है ना, वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। आपको चाहिए या हम सबको ये चाहिए कि जब भी किसी पर गुस्सा आए तो आप रिएक्ट करना ही बंद कर दें, रिएक्ट ना करें, ना आप जवाब दें, ना आप कोई सवाल करें। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, उसी वक्त खामोशी से उस जगह से थोड़ा सा साइड पर चले जाएं, फिर थोड़ी देर तन्हा बैठें और अपने दिमाग को पढ़ें, अपने आप को पढ़ें कि आपको गुस्सा किस बात का है, एक्चुअली में मसला किस चीज़ का है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारे मामले की कैजुअलिटी का ख़ुद ही पता लगाना चाहिए हमें। ऑब्वियसली जो चीज़ हमें हर्ट कर रही होती है, हमें बुरी लग रही होती है, उसकी नौयत किसी दूसरे को नहीं पता होगी। वो जब तक आप उसको ख़ुद नहीं जानने की कोशिश करेंगे, उसका पता ख़ुद नहीं लगाएंगे, तब तक कोई और उसका हल नहीं निकाल सकता है। और यकीनन आपको बहुत सारी बातों का जवाब यूं ही मिल जाता है। और एक बार आपने इस मसले की सही वजह ढूंढ ली तो आप अपने गुस्से को ना चैनलाइज करने के काबिल भी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह गुस्सा करना है, कितनी मिकदार में गुस्सा करना है और किस बात पर गुस्सा करना है, कि आया ये बात है गुस्से वाली या नहीं, या इस पे थोड़ा सा लेवरेज दे देना चाहिए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए किसी को। तो छोटे से, सिर्फ इस छोटे से अमल से ना बहुत बड़ी शर्मिंदगी से हम लोग बच जाते हैं कि गुस्सा करने से ना कि सिर्फ दूसरों के साथ जनाब हमारा रवैया बुरा होता है, बल्कि हमारी अपनी ज़ात इससे मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट हो रही होती है कि आप फ़िज़िकली तौर पर उसके अंदर अपनी जितनी भी एनर्जी होती है वो लगा देते हैं। आपका दिमाग जो है वो सारे नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आ जाते हैं। आपका जो वो टाइम होता है वो ज़ाया हो जाता है, वो किसी अच्छे काम में तो सर्फ नहीं हो रहा होता। तो आपकी ज़्यादा जो ज़ात है वो इफ़ेक्ट होती है इस ख़ास तौर पर अमल से। और वैसे भी हमारा दीन इस्लाम इस हवाले से हमें तालीमात भी यही देता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में कभी भी कोई एक
कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो। हमारे यहाँ पे कितना होता है, हम लोग गुस्से में क्या बुरा भला नहीं बोल देते हैं एक दूसरे को, घरों में भी यूजुअली यही होता है। और बाद में जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, हम जब सोचने समझने की सलाहियत जब हमारी वापस आती है, तब हम जब गौर करते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं, हम पछताते हैं कि काश उस वक्त मैं गुस्सा ना करता या ना करती, और काश उस वक्त मैं ये चीज़ ना बोलती, और क्या ये बात थी मेरे करने वाली, या क्या इस बात के ऊपर गुस्सा जायज़ था या नहीं था। तब तो टाइम गुजर जाता है, तब तो जो आपने कह लें कि अल्फाज जो बोले हुए होते हैं वो वापस नहीं आते हैं। अल्फाज वो चीज़ है, जिस तरह कहते हैं ना कि मयान से निकली हुई तलवार कभी भी वापस नहीं आती है, अल्फाज भी तलवार की तरह ही होते हैं। जब वो एक दफ़ा आपके मुंह से निकल गए तो समझे कि वो वापस नहीं आ सकते। उसके बाद आप उसका जितना मर्ज़ी मदावा कर लें, उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी सॉरी कर लें, लेकिन वो जो एक दफ़ा आपने अल्फाज निकाल दिए हैं, किसी को अपने अल्फाजों से हर्ट कर दिया है, वो दोबारा नहीं हल हो सकते, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए गुस्सा कभी भी आए तो उसको चैनलाइज करने की कोशिश करें। आप देखें, आप एक्सरसाइज करें, आप बाहर जाके वॉक करें जब भी इस तरह का कोई आपको इमोशन आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है। हर कोई खाता पीता सोता और यही सारी हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है हमारी ज़िंदगियों में, जिसकी वजह से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, हमारा गुस्से का लेवल, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। बिकॉज़ हमारे पास कोई और एक्टिविटी नहीं है करने को। हम लोग या तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, यहाँ पर घरों में टीवी के सामने बैठे रहते हैं, और कुछ भी नहीं रहा हमारे पास करने को। तो जब हम कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो ये इमोशन है, इनको आप कह सकते हैं टॉक्सिसिटी, ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, ये चैनलाइज नहीं होते, ये बाहर नहीं निकलते। और जब तक ये आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे, ये आपको तो कह लें कि इफ़ेक्ट करेंगे, आपके साथ साथ जुड़े माहौल को, आपके साथ साथ जुड़े रिलेशनशिप्स को ये इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमें कुरान पाक जो है ना वो तालीम देता है कि जनाब गुस्सा आए, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हुए हैं तो आप लेट जाएं। तो और पानी का इस्तेमाल करें, जब भी गुस्सा आया है तो पानी पिएं। तो ये छोटे मैं तो कहूँगी कि अमल करके एटलीस्ट ये नोटिस करने की कोशिश तो करें कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि इस इमोशन को वैसे ही हमें ना कहीं दबा देना चाहिए। जिस इमोशन से हमारी अपनी ज़ात जो है ना वो ख़राब हो रही हो, डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, अपनी ज़ात के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ता है और बाकी लोगों के आगे भी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। बाद में हम फिर नदामत का सामना करना पड़ता है हम शर्मिंदगी के मारे फिर किसी से सॉरी भी नहीं कर पाते हैं कि फ़लाँ टाइम में मैंने ये बोल दिया। तो इसलिए रिग्रेट करने से पहले, पछताने से बेहतर होता है कि जनाब आप अपने हवास पर काबू रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा आपको नहीं चलाए, आप गुस्से को चलाएं। आप गुस्से को चैनलाइज करें कि आपने गुस्सा कैसे निकालना है, किस पे निकालना है और कितना निकालना है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना गुस्से के बारे में ही बात कर ली जाए, क्योंकि आजकल हर किसी को आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये आज का मेरा पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है अपने टैलेंट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं कि अगर उनको आपके सामने लेकर आएँ तो शायद हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कम पड़ जाएं। वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर बहुत से लोगों को, जो ख़ास तौर पर जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको बहुत कम मिलती है। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी जनरेशन, ऐसे टैलेंट को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए, ताकि उनके टैलेंट को आप लोग पहचान सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। और एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जिनको देखकर, जिनकी स्टोरी सुनकर शायद आपके अंदर भी जो कहीं ना कहीं टैलेंट मौजूद है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से, किसी कमी की वजह से आप उसको दबा देते हैं,
उसको आज निकाल लेंगे, आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कमी आपके अंदर होती है तो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक कोई और ऐसी चीज़ आपको अता कर देता है कि आप उस कमी को पीछे डालकर, पसे पुश्त डालकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं और अपनी मनाजिल जो है वो तय करते जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही शख्स से हमने आपकी मुलाकात करानी है जो पोलियो का शिकार हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते भी रहते हैं कि जनाब आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, लेकिन फिर भी पोलियो का शिकार होने के बावजूद भी जनाब वो इतनी उनके अंदर हिम्मत है और उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपने जो रास्ता है उसकी रुकावट नहीं बनने दिया, वो आगे बढ़ते ही गए हैं और दूसरों के लिए मेरे ख्याल से एक मिसाल कायम करते जा रहे हैं कि अगर कोई कमज़ोरी हो जाती है, आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपने उसको कभी भी आड़े नहीं आने देना अपने रास्ते के। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अली हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं। मुस्तफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। और उनके साथ सैयद अली रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सोलो ट्रैवलर हैं, सोलो बाइकर हैं, पिछले 20 से 25 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को उन्होंने हेड भी किया है, सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं कुछ, उनको हेड कर रहे हैं। तो जनाब इन दोनों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसका इनिशिएटिव भी ये लोग लेने जा रहे हैं। तो एक बड़ी ही, मैं तो कहूँगी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी भी हमारे पास आने वाली है और एक और इनका एक पूरा इदारा है जो इस हवाले से काम कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है और उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी का, किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनकी मदद करते हैं, उनका हेल्पिंग हैंड बनते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो अली साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 25 साल से आप एक मीडिया पर्सन हैं, ये भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा मीडिया पर्सन होने के साथ साथ आप मुस्तफ़ा जैसे लोगों जिनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक उन्हें कुछ और ऐसी सलाहियत से नवाज देता है कि वो जो डिसेबिलिटी होती है ना वो कहीं पीछे रह जाती है। तो क्या कहेंगे, आपके एक इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं और ऊपर से सोलो बाइकर हैं, सोलो ट्रैवलर भी हैं, तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? और देखें जी, ये ट्रैवलिंग का जो शौक है ना, ये वो एक टिपिकल जुमला है कि जी बचपन से ही था। बचपन से ही था। तो वो बचपन से ही है। मेरा ब्रॉटअप जी कुछ ऐसे एरिया में था। अच्छा। जो हिली एरिया है, अब्टाबाद में मेरा टोटल ब्रॉटअप है। इनिशियल एजुकेशन भी वहीं से, सब कुछ। ओके। तो वहाँ पे क्योंकि मौके ज़्यादा थे घूमने फिरने का, मोबाइल ज़रा कम जगह थी, हाँ, तो घूमते फिरते थे जी। सही। और फिर वो सोलो ट्रैवलिंग उन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा होती है। पैदल भी किया, गाड़ी पे भी, साइकिल पे भी, बाइक पे भी, हर जगह जिस तरह से भी मौका मिला जी ट्रैवलिंग करते रहे। तो वो जो एक कह लें कि बचपन का जो शौक था वो फिर एक पैशन में, प्रोफेशन में जो है ना वो तब्दील हो गया आपका। जी ऑब्वियस, दैट्स गुड। मुस्तफ़ा आपसे बात करना चाहूँगी, और जिस तरह मैंने बात की कि कोई भी डिसेबिलिटी होती है, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करते हैं, जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि ये हमारी मंजिल के रास्ते में नहीं आ सकती है, तो आप फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आपने कभी भी मेरे ख्याल से उस चीज़ को अपने मंजिल के रास्ते में आने नहीं दिया, आपने समझा ही नहीं कि मैं इस तरह की कोई, मुझे कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी कमज़ोरी है, ऐसी बीमारी है। तो बताइए आपको किस तरह इस चीज़ का शौक हुआ और कैसे आगे बढ़ते गए आप, और 20 आपने जो नेशनल जो कह लें कि चैम्पियनशिप्स हैं वो हासिल किए हैं, आपने 3 मेडल्स, वो भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें यहाँ पे मिलने की दावत दी है। और सारा जो है, देखिए चीज़ ये होती है कि माशरा आपके अंदर बहुत कुछ तब्दीली लेकर आता है। माशरा आपको दिखाता है कि किस तरह से उसके रंग हैं, कौन से लोग किस किस नौइयत की होते हैं, किस किस सोच के आमिल होते हैं। तो बस ऐसा ही मेरा भी था कि जब मुझे बचपन में पोलियो का हुआ तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर नहीं था कि एकदम से जो है ये क्या हो गया कि मैं अच्छा भला हंसता खेलता कूदता जो है वो एकदम से जो है 8 साल की एज थी। अच्छा। तो उसमें बच्चे को इतनी तो पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, सेंसिबल तो होता है बच्चा। फिर उसके बाद जो था कि फिर वो मुश्किल दौर था मेरे लिए,
बहुत मुश्किल था कि मुझे तब रिश्तों का भी मालूम हुआ, तब मुझे लोगों का भी मालूम हुआ, गली मोहल्ले कूचे बाज़ारों का भी मालूम हुआ कि लोग किस तरह से जो है, अगर कोई होता तो देखिए जी, अल्लाह ताला की ज़ात ने हर एक को जो है वो बेहतर बनाया। बेशक। हमें सिर्फ थोड़ा सा वो, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आजमाया था कि कुछ लिया, लेकिन उसके बदले में उसने जो अता किया वो अब चीज़ नहीं है, अब वो याद ही नहीं आता या कंसीडर नहीं किया जाता। और हर कोई देखिए आपकी तरह कोई नेशनल चैंपियन भी नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कि 20 टाइम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन बने हैं, 3 दफ़ा आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, अपने पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि ओवर द वर्ल्ड आप ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो वेट लिफ्टिंग का किस तरह आपको ख्याल आया? मतलब ये बड़ा मुश्किल स्पोर्ट है, मैं बोलूँगी कि अली साहब के वेट लिफ्टिंग किस तरह आपने फिर ये वाली खास तौर पर चूज किस तरह की इस फील्ड को? अच्छा, इसका जो है ना, मैं थोड़ा सा कोई ख़ास रीज़न नहीं थी। अच्छा। बस एक्सीडेंटली तो नहीं आ गए इसकी तरफ? एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं आप, लेकिन जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था तो उसके बाद मेरा ये होता था कि मैं घर में पड़े रहना। अच्छा। तो तब घर में टीवी पे जो है वो PTV पे WWE रेसलिंग लगा करती थी ना, तो अब अकेला जब बंदा घर में पड़ा हो तो वो फिर कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढता है। हाँ, तो मैं अब जो उनको देखता था वो लड़ते हुए, और एक तो उनकी बॉडी शॉडी देखनी, अच्छा। यार इसके डोले शोले काफ़ी मजबूत हैं, बड़े हैं। तो वहाँ से फिर शौक़ पैदा हुआ कि अगर इंशाल्लाह ताला कभी अपने पाँव पे खड़ा हुआ तो मैंने भी अपनी बॉडी बनानी है। अच्छा, तो सिर्फ एक माइंडसेट बना था बॉडी बनाने का। अच्छा, ठीक है। ये नहीं था मालूम कि आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं होगा, सिर्फ ये एक शौक पैदा हुआ था। और जब 2000 के अंदर जब ऑपरेट स्टार्ट हुए और फर्स्ट टाइम में तब क्रचिस के सहारे खड़ा हुआ, चला, तो मुझे फिर वो जो था ना, वो एक जिसको कहते हैं कि एक तलब जो थी ना वो बढ़ गई। तो मैं फिर जो है ना, अब मुश्किल मरहला तो अगली स्टेज पे था कि कोई जिम में एडमिशन नहीं देता था, तो वो फिर जो था ना स्कूल में एडमिशन हुआ। वहीं पर एक पीरियड ऐसा हो गया कि वहाँ पे मैं ब्रेक टाइम जो है नीचे वो ट्रेनिंग करनी, उन्होंने एक बेंच प्रेस मुझे मंगवा दिया, वेट मंगवा दिया। अब बॉडी के साथ साथ जो था वो ऐसा हुआ कि पंजाब की गेम्स थी, तो उसमें मेरे स्कूल की तरफ से, मैं उस टाइम सबसे छोटा था, लेकिन मैंने 80 kg वेट उठाया और पंजाब का वो गेम्स विन कर गया। अच्छा, वाह जी वाह। तो 2001 के अंदर जो था फर्स्ट नेशनल चैंपियन बन गया पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर। तो इसी तरह से फिर वो सिलसिला आगे चलता, जर्नी आपकी फिर चलती गई। तो अली साहब मुझे बताइए कि जैसे मैं बात की कि अब आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और उस रिकॉर्ड्स में कितने रिकॉर्ड्स होंगे ये भी हमें बताइए जरा। अच्छा, देखें, ये है जर्नी फॉर अ कॉज, इसको हमने नाम दी है क्योंकि ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि कोई पोलियो पर्सन जो है वो मोटर बाइक के ऊपर ट्रैवल करे। मोटर बाइक के ऊपर, इसमें ट्राई बाइक जो है वो हम यूज़ करेंगे। मेरे लिए जो बाइक है वो तो नॉर्मल है जी जी, इनके लिए जो बाइक है वो साइड कार वाली बाइक है। ठीक है, ठीक है। ये एक इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जी, वो था 83,000 माइल्स का। अच्छा। वो अमेरिकन एक वॉर वेटरन थे, डेव बार उनका नाम था, उन्होंने बनाया था। वो भी उनके वो टांगे नहीं थी, वो किसी जंग में उनके लैंड माइंस के बीच में आ गए और वो ठीक है, गुआ दी उन्होंने। तो उन्होंने 83,000 माइल का एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो 12 साल में बनाया था। अच्छा, 12 साल में। अली साहब मुझे ये बताइए कि आपने पूरा पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से टूर किया होगा बाइक के ऊपर, तो एक तो इतनी सख्ती होती है, मौसम की इतनी सख्ती होती है, कभी बारिश हो जाती, कभी धूप निकल आती है, फिर रास्ते इतने मुश्किल होते हैं हमारे इधर ही नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर हम लोग चले जाएं तो इतने मुश्किल रास्ते होते हैं। तो जब यहाँ पर जब आप इतना पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में 7 बर-ए-आज़मों में आपने जाना है, मुख्तलिफ़ वहाँ के मौसम होंगे जो आप लोगों को देखने पड़ेंगे, तो किस तरह की तैयारी आप लोग करके जा रहे हैं? कोई साथ अपनी पैकिंग की हुई है, कोई खाने पीने का एहतमाम साथ है, ये क्या करेंगे? उसमें किस तरह आप लोगों ने प्लान आउट किया है सारे टूर को? जी डेफिनेटली जी, ये ज़ाहिर है कि हम 2 साल से 2.5 साल से एक वर्किंग कर रहे हैं,
तो हमने अकॉर्डिंग टू जो कंट्री का एटमॉस्फेयर है उसके सही। हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की हुई है। अच्छा, ठीक ओके। है, जो हमारे गियर्स हैं जो हमने लेके जाने हैं साथ, वो अकॉर्डिंग टू वेदर है। अच्छा, अब इसमें हमने डिवीजन इस तरीके से की हुई है कि जो सर्द इलाके हैं उनमें हम गर्मियों में जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, है। ताकि हमें वो वेदर सिचुएशन जो है वो ना ओके, मिले। ओके। मसलन अगर आप यूके में जाते हैं तो यूके में फ्रीजिंग टेम्परेचर में तो आप हाय, बाइकिंग नहीं कर सकते। हाँ। हालांकि वहाँ पे ऐसी जैकेट्स, ऐसे Obviously gears ग्लव्स मौजूद होते हैं, अवेलेबल हाँ। हैं जो हीटेड होते हैं। सही। लेकिन उसमें जो है वो हमने प्रिपेयर इस तरीके से, इस अंदाज से प्रिपेयर किया हुआ है कि हम जो मूवेबल वेदर हो उसमें हम वहाँ पे जाएं। ठीक है। और इसमें जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं अली साहब, वो कितना सपोर्ट करें? जैसे मुस्तफ़ा ने बताया कि हर्डल्स आती हैं, लोग भी बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम किस तरह केटर कर सकते हैं और क्या कम कर सकते हैं इनको? क्या देखिए, इस तरह से है कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था ना जी, तो उस वक्त तो हमें बिल्कुल भी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही हमने इसको इतना एक्सपोज किया था। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इनिशियली जो है वो हम इसको क्योंकि पहले वर्कआउट करना चाह रहे थे सही। कि हम इसको पहले प्रॉपरली वर्कआउट करें, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या कि नहीं कर इसको हम सकते? कर भी हाँ, सकते हैं true, या नहीं। ट्रू। अच्छा, जब हम उस स्टेज पे पहुंच गए तो हमें इंटरनेशनल जो बाइकर्स हैं अच्छा, या बाइकर्स एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली। अच्छा। स्पेशली जी पाकिस्तान में अगर हम स्पोर्ट की बात करें, जो अनबिलीवेबल स्पोर्ट जो हमें मिली है जी, वो वाह जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मिली है। ओके, दैट्स गुड। इस हद तक हमें स्पोर्ट मिली है कि हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। बहुत अच्छी बात ठीक है। दैट्स फिर गुड। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब जो हैं, आउट ऑफ द वे हमें उन्होंने सपोर्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, चलिए। वसीशा साहब, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ठीक है। और इसी तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत है। स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत है और हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं और कि इन लोगों को, जिन लोगों की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर स्पॉन्सर्स की, वो इन जैसे लोगों की ज़रूर मदद करें। और हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, सैयद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। मुस्तफ़ा, आपका भी बेहद शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। और आप लोग बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमें ताउन करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के शोबे के हवाले से बात कर लेते हैं। और कैंसर का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बड़ों में तो इसकी कैंसर की तादाद पाई जा रही है, बढ़ता ही जा रहा है इसका रुझान। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जनाब जो बच्चों में जो ब्लड कैंसर है या बाकी कैंसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जनाब केस के बारे में बात करेंगे कि 10 साल का बच्चा था जिसे ब्लड कैंसर था, डायग्नोज हुआ, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया और कुछ अरसे बाद उसको दोबारा से वो इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। आप कह लें कि अक्रेंस ऑफ कैंसर दोबारा हो गई, तो उसको फिर दोबारा से इलाज उसका किया गया और फिर पता चला कि अगर इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये बच्चा रिकवर कर सकता है। तो 10 साल का बच्चा था, आप ये देखें कि 10 साल का बच्चा। फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई और उसकी बहन जो ग़ालिबन 11 साल की थी और उसको इंश्योर किया गया कि अगर इसकी बहन इसको बोन मैरो अपना देती है तो ये बच्चा बच सकता है, ब्लड कैंसर जो है ना उसका इलाज हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कि 11 साल की बहन ने अपने 10 साल के भाई को बोन मैरो दिया है, जिसकी वजह से, जिसके ट्रांसप्लांट की वजह से वो बच्चा जो है वो अब एक कह लें कि हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो चुका है।
तो तमाम तर इस केस के ऊपर बात करेंगे और ये ब्लड कैंसर को किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है, बोन मैरो का कितना अमल दखल होता है इसके अंदर, कितना वाइटल रोल है, उस पर भी बात करेंगे। और जिस डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को हेड किया है, इसमें उन्होंने अपनी तमाम तर जितनी भी कह लें कि सलाहियतें हैं वो दिखाई हैं, उनसे हमने बात करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन आप लोगों ने सर अंजाम दिया है, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। एग्जैक्टली, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर बिलखुसूस लाहौरियों की अगर बात की जाए तो उनकी भी कामयाबी है, और आप जैसे जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स होते हैं उनकी कामयाबी है, उनकी वजह से ये जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल हुआ है। बच्चा कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, कब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पहले ये बताइए। मैं बच्चा लाहौर के मुज़फ़्फ़रात का ही था, अच्छा। जहाँ पे ये हमारे पास आया था। इसका पहले भी इलाज एक दफ़ा हो चुका था, अच्छा। ब्लड कैंसर के लिए मुकम्मल तौर पर हो चुका था। क्योंकि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट अमूमन 3 साल की होती है बच्चों के अंदर। अच्छा, ठीक और वो है। 3 साल की ट्रीटमेंट ले चुका था। अमूमन बच्चों में ब्लड कैंसर काबिल इलाज है, काबिल इलाज कीमोथेरेपी से, विदाउट ट्रांसप्लांट भी है। लेकिन अगर कैंसर एक दफ़ा जाने के बाद वापस पलट के वापस आ जाता है, इसका मतलब यह है कि वो इतना ताकतवर कैंसर है कि वो सिंपल दवाइयों से ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, तब जब वो उसका डायग्नोज हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो कितने साल का? तकरीबन 6 ईयर्स का, 6.5 ईयर्स का था। उसके बाद 3 साल उसकी ट्रीटमेंट चली, और 9 ईयर्स तक उसका जो है ना उसका फिर ख़त्म हुआ। लेकिन फिर बीमारी वापस 10 साल में तकरीबन वापस आ गई। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ था इसको ब्लड कैंसर बच्चे को, तो वो क्या जब वो पैदा हुआ था पैदाइशी तौर पर उसे कैंसर था या बाद में हुआ? नहीं, अमूमन अगर पैदाइशी तौर पर जो कैंसर होते हैं ना, वो विदिन 1 ईयर आ जाते हैं। अच्छा। पैदाइश के पहले साल में आ जाते हैं। अगर पहले साल में नहीं आए, इसका मतलब बाद में किसी भी वजह से किसी भी शख्स में हो सकते हैं। तो पैदाइश उनका रोल नहीं होता, कोई फैमिली से रोल उनका कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई चीज़ रन कर रही है कैंसर्स की, वो किसी भी शख्स को हो सकता है। ज़ाहिर बात है, हमारी इन्वायरमेंट, खाना पीना, चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इस बच्चों में क्योंकि अगर बीमारी वापस आ जाए तो और कोई हल नहीं है, क्योंकि बोन मैरो वो फैक्ट्री है जहाँ ब्लड बन रहा है। और हम लोगों ने अब उस फैक्ट्री को देख लिया कि फैक्ट्री आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो एक ही हल है कि उस फैक्ट्री को बदल दिया जाए, कहीं और से ली जाए और यहाँ पे प्लांट कर दी जाए। तो अल्टीमेट फिर हल यही रह जाता है कि अगर बोन मैरो ठीक ना हो सके सिंपल कीमोथेरेपी से, तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। ये ट्रांसप्लांट मुश्किल, बाकी अधिकतर ट्रांसप्लांट तो पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, थैलेसीमिया में, बाकी बीमारियों में, खून की बीमारियों में। लेकिन जो ब्लड कैंसर्स के ट्रांसप्लांट ज़रा मुश्किल इस वजह से समझे जाते हैं कि इन बच्चों ने पहले 3-3 साल की ट्रीटमेंट ली हुई होती है। 3 साल कीमोथेरेपीज़ की वजह से उनके ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, हर जगह पे इफेक्ट हुआ होता है। हाँ जी। तो इनमें ये टॉलरेट नहीं करते अमूमन कैंसर्स को, सॉरी इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट को। और इस दौरान ही ऊपर से एज भी तो देखें ना, 10 साल का बच्चा है, वो किस तरह सारी चीज़ों से। देखें, एक बात मैं बताऊँ मैं कि बच्चों में टॉलरेंस निस्बतन अच्छी है बड़ों की निस्बत। अच्छा। इन बच्चों में तो मसला ये ना कि कीमो की वजह से इनमें ज़रा टॉलरेंस कम हो जाती है। अदरवाइज बच्चों में ट्रांसप्लांट की टॉलरेंस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बड़ों के। तो लेकिन ब्लड कैंसर जो हो गया और ये 3-3 साल के ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो इतने बड़े प्रोसीजर से गुजर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली ने भी बोल्ड डिसीजन लिया, सारी हमारी डॉक्टर्स की टीम थी, और कोई हमने फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालने दिया पेशेंट के ऊपर। नो, ज़ीरो। आप चेक भी कर सकते हैं कि 1 रुपया विदाउट अ सिंगल पैनी भी उनको खर्च नहीं करने दी हम लोगों ने, और सब कुछ हॉस्पिटल ने और हमारे डोनर ने। मतलब एक तो अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, इसके हवाले से भी आपको दाद देनी बनती भी है गवर्नमेंट को। लेकिन इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ जाता है एक ऑपरेशन के? तकरीबन 50 लाख तक का, तकरीबन 50 लाख एक्सपेंस आ जाता है जी। और ये लेकिन सब कुछ अब तक हमने जितने भी सैकड़ों ट्रांसप्लांट किए हैं, ये तो कैंसर वाली है ना, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि कभी हम पेशेंट के ऊपर ये बर्डन नहीं आने। पहले ही देखें ना, इतनी बड़ी बीमारी से लड़ना ही कितनी बड़ी एक आजमाइश है। बच्चा आपका जब उस बीमारी से लड़ा है, और इतनी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन भी नहीं हो पाता, और अगर आप इनिशियल स्टेजेस में उसको पकड़ लेते हैं तो किसी ना हद तक आप उसको रोक सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। मैं आपको ना बताऊं, हम लोगों ने अपने सामने देखा हुआ है कि जो बच्चे जिन फैमिलीज में कैंसर चीजें आती हैं, हमने अच्छी फैमिलीज को ना फटे हुए कपड़ों तक पे आते हुए देखा, इस हालत में भी देखा। क्योंकि सर ये इतना एक्सपेंसेस इसमें बढ़ जाते हैं ना। नहीं, दोनों चीजें, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर जहाँ से अपने इलाके से छोड़कर आए हुए होते हैं वहाँ कारोबार मुतासिर है, बाकी बच्चे मुतासिर हैं। इसलिए हमारा तो ये है कि भी पैसे की वजह से कभी किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। हम कीमोथेरेपीज और हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोशिश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी होते हैं कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। कि जो लोग डिजर्विंग है एटलीस्ट उन्हें तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, और वो अगर ये इस बीमारी से, खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं और
अपनी सारी जिंदगी इसमें सर्व कर देते हैं, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा रिलीफ बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह खुद रास्ते निकालता है और करता है, तो ये भी ऐसा ही है। और आगे भी मैं बल्कि आपके प्रोग्राम पे तवज्जो से बचाना चाहूँगा कि अगर किसी का डोनर अवेलेबल है, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमसे अक्सर सवाल लोग करते हैं कि डोनर को खतरा तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो दे रहा होता है, अतिया दे रहा होता है, उसे कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि अच्छा, और डोनर जो है वो ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए आपका? वो असल में वो पाकिस्तान के कानून ऐसे हैं, हमारी इजाज़त नहीं देते कि हम फैमिली से बाहर जाएं। किसी भी ट्रांसप्लांट में, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो है या किडनी है, तो हमें स्पेशल परमिशन तो मिल सकती है, लेकिन अमूमन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में ऑर्गन्स बिकने शुरू हो गए। जी जी, ट्रू ट्रू। इसलिए फिर पाकिस्तान में कानून बना दिया गया कि आप फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे, कि ब्लड रिलेशन ही डोनर बन सकता है। लेकिन क्या ये बहन भाइयों में ही हो सकता है डोनर, या मदर फादर भी हो सकता है? मदर फादर, चचा, मामू, खाला, फूफी, कोई भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन सबसे कामयाब ट्रांसप्लांट जो हम समझते हैं कि फैमिली जितना करीब होगी उतना कामयाबी की तरफ। और इसमें सिर्फ बहन का ही आप लोगों ने क्यों लिया, इसकी हिस्ट्री बताइए। हमने सबकी मैचिंग कराई। अच्छा, हमने ये मैचिंग कराई। होती है इसमें? कौन मैच करता है? इसमें HLA मैचिंग होती है पूरी, और जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम समझते हैं कि मैच करिए, फिर वहाँ से लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट तक पहुंचना भी 1.5-2 महीने का प्रोसेस है। अच्छा जी जी। और ये कितना, आप लोगों को कितना टाइम लगा इसका? यही तकरीबन 1 मंथ हमें लग जाता है उसकी बच्चे की। हमें देखिए, मैंने बताया ना, डोनर हमारे नज़दीक बहुत कीमती है। डोनर तो एक नॉर्मल इंसान है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमें उसकी सेफ्टी की ज़्यादा फिक्र होती है। तो उसके सारे टेस्ट कराना, उसके हार्ट, लीवर, हर चीज़ देखना, उसकी मैचिंग देखना, तो तकरीबन 1 माह हमें लग जाता है, ये देखते हुए कि डोनर सेफ़ है और वो पेशेंट को दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। अगर हमें ज़रा सा भी डाउट हो कि डोनर को किसी किस्म का खतरा होगा तो हम रुक जाते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आप ना दें। तो इसलिए डोनर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, आफ्टर द ऑपरेशन के जब दोनों डोनर भी घर चला गया है और जिसको ये बीमारी थी वो भी घर चला गया, फिर किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रांसप्लांट को अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो ट्रांसप्लांट हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक ज़मीन है जिस पे फसल ख़राब हो गई थी, अब हमने वो फसल साफ़ कर दी, हमने बीज डाले, नई फसल उगाई है। अब इस फसल को हमने ना कीड़े मकोड़ों से और इन्फेक्शन से बचाना है। तो अगला 1 साल हम यही रखेंगे कि बच्चे को हमने यही कहा हुआ है कि इन्फेक्शन से बचना है। कोशिश करनी है कि गैर ज़रूरी अपनी बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे ही उसमें ना जाए जहाँ पर रश का एरिया हो, इन्फेक्शन से बचे, क्योंकि इन्फेक्शन बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है कि क़ुव्वत मुदाफ़त अभी इनकी कम हो जाती है। दूसरा एक, अभी इनको कुछ अर्सा हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, थोड़ी सी मामूली सी, ताकि इनका जिस्म आदी हो सके इस नई बोन मैरो को। ओनली फॉर 6 मंथ to 1 ईयर तक हम थोड़ी सी मेडिसिन देंगे। तो ये 1 साल होता है जिसमें हमें कहते हैं कि आप इन्फेक्शन से बचो, जितना बच सकते हो, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर के खाने ना खाओ, क्योंकि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है। नहीं तो कोई बॉडी में कोई तब्दीली भी आ सकती है, कोई सेल्स नए बन सकते हो, किस तरह की कि आप जब बोन में ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज एक नई चीज़, एक नई मशीन आप समझ लें ना, आप इंस्टॉल कर रहे हो आप किसी और की बॉडी के अंदर, किसी और से निकाल के, कोई चेंजिंग्स आ सकते हैं। ट्रांसप्लांट इतना चीज़ है कि आपको ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप फर्स्ट के ना B पॉजिटिव है, डोनर का ब्लड ग्रुप B है, और मेरा B पॉजिटिव, ओके, और अगर दूसरे का O पॉजिटिव है, अगर आप किसी को दोगी तो उसका ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। रियली? यस। तो ट्रांसप्लांट इतना है कि वो डोनर का ब्लड ग्रुप उसके अंदर आ जाएगा, सब कुछ डोनर की चीज आ चुकी होगी। तो इसलिए बिल्कुल बॉडी के लिए बिल्कुल नई चीज है, उसके लिए वो जिस्म के अंदर बिल्कुल नया है, बिल्कुल ही वो अंदर उसके सेल्स चेंज, हर चीज हार्मोनल बदल जाएगी, हर चीज वो जो है ना वो बदल जाएगी। तो इसलिए बॉडी को नई चीजों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो वैसे तो हम लोग 1 माह इसीलिए रखते हैं जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि बोन मैरो ने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जिस्म ने उसे कबूल कर लिया है, इसलिए हम लोग 1 माह तक अपने पास। अभी वो बच्चा अंडर ऑब्जर्वेशन है, चला गया घर पे, 1 माह के ऑब्जर्वेशन के बाद हमने घर भिजवा दिया। अच्छा, तो कोई ऐसी चेंजिंग्स, कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी तो चीज तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है, इस परफेक्टली फाइन, कोई उसमें मसला नहीं है। और अगर वो इन्फेक्शन से बचा रहेगा तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक रहेगा, उम्मीद है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मतलब अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आगे बढ़कर कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है कि दोबारा से अटैक हो सके कैंसर का? देखो, कैंसर का अटैक तो किसी में भी हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान में दोबारा से हो सकता है उस पेशेंट को? उस पेशेंट बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, लेकिन चांसेस तो हर वक्त हमारी जिंदगी में रहते हैं, क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो बदल तो नहीं सकते हम लोग, तो वो चांसेस तो बहुत मामूली हो जाएंगे, लेकिन वो तो हर किसी में, आप और मुझे किसी भी शख्स में कैंसर के चांसेस तो मौजूद रहते हैं। लेकिन जब हमने फैक्ट्री बदल दी है, अगर नई फैक्ट्री ठीक चलती रहेगी तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी नॉर्मल जिंदगी गुजारता रहेगा वो। तो लेकिन एक और चीज़ जो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि शुरू में हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ी, हमें फ्री ट्रांसप्लांट का नुकसान भी हुआ कि लोगों ने केयर ही नहीं की। अच्छा। हम लोगों ने तो गवर्नमेंट ने, डोनर्स ने खर्च कर दिया, मगर उन्होंने बाहर जाकर ऐसे इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया कि फिर इन्फेक्शन के साथ बच्चा बार। अच्छा। तो इसलिए
हम लोग ट्रांसप्लांट तक तो हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इसको फॉर ग्रांटेड ना ले प्लीज़। अच्छा, मतलब फॉर ग्रांटेड लेना लग जाते हैं कि अगर हमारे पैसा नहीं लगा तो अब हमने एहतियात भी नहीं करनी। एहतियात भी नहीं करनी, रश में चले गए, जिस बच्चे को कुछ भी हो रहा है नुकसान, भैंसों का उसे चारा भी उठवाया जा रहा है, चीज़ें भी की जा रही हैं, तो वो इस इन्वायरमेंट में जब गए तो वो एहतियात हम उन्हें बार बार कहते हैं कि इन्फेक्शन से बचना है आपने। वैसे ही आजकल जो हालात हैं हम सबसे कहते हैं स्मोक हो गया, चीज़ें हैं, तो जितना बच सकते हो, और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर में खतरा रहेगा कि हम ना करें। बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि पैसे से ना डरें, कैंसर से मत डरें। ये दोनों चीज़ें जो है ना मैनेज हो सकती हैं। कैंसर भी ठीक हो सकता है, खर्चा भी मैनेज हो सकता है। थोड़ी सी हिम्मत करें, और अगर फैमिली हिम्मत करेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते निकालने वाले, हम उनके साथ खड़े हैं। बेशक इंशाल्लाह ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ये जो बच्चे हैं या जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद जब उनका इलाज हो गया है तो वो कब तक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं? मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्टिविटी, अपने खेल कूद सकते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं? कितने साल तक वो कर सकते हैं? देखिए, हम उन्हें तकरीबन 6 मंथ, हम वैसे 6 मंथ होता है मगर हम 1 ईयर कहते हैं कि एहतियात ही बरतनी। उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ में जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज, जो मर्जी करना, दरमियान में भी कर सकते हैं। अच्छा, हमें इशू नहीं है, दरमियान में भी घर के अंदर और अपने अपने छोटे इलाके में तो कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मगर हम कहते हैं बहुत रश वाले एरिया में ना जाओ। मतलब जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, ये सारा कुछ कर सकते हैं, हेल्दी बिल्कुल एक्टिविटीज कर सकते वो हैं। जब हमने डिस्चार्ज कर दिया है, वो जाए, खेले कूदे, जो मर्जी करे, हमें कोई मसला नहीं है। अपने घर में जो मर्जी करे, हमें कोई इशू नहीं है उसका। और नॉर्मल एक्टिविटी, बल्कि जितनी अच्छी वो फिजिकल एक्टिविटी रखेगा वो ज्यादा अच्छा वो अपनी, क्योंकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी उसकी वजह से अच्छी होती है। और अच्छी खुराक ले और अच्छी चीजें, नॉर्मल लाइफ। खुराक का कोई ख्याल रखना पड़ता है ऐसे बच्चों को? हम लोग कहते हैं कि देखो, वो हम सबको कहते हैं कि घर की खुराक लो, बाहर के हम लोगों को भी कहते हैं उसको भी बाहर की चीज़ें ना लो, क्योंकि अगर रीकुक चीज़ है, एक ही तेल में, एक ही ऑयल में बार बार चीज़ चली जा रही है, चीज़ें जा रही है, तो हम नुकसान कर रहे हैं। देखो, कैंसर होता क्यों है? देखिए, इसमें हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है कि कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका इलाज ही मल्टीविटामिन है। अच्छा, ब्लड कैंसर के कुछ किस्में ऐसी हैं जिनके इलाज के अंदर विटामिन ए वगैरह शामिल किया जाता है। तो इसका हमें ये समझ आ रही है कि हम यकीनन जो अपनी खुराक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको रिकुक करना, उसे प्रोसेस करते रहना, माइक्रोवेव, यकीनन कुछ ना कुछ खुराक के साथ चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी चीज़, जो हम अपनी सनलाइट से दूर हो रहे हैं। सनलाइट जो है हमें सेफ्टी देता है। सनलाइट जो है ये हमें, देखा नहीं, छोटा बच्चे को जरकान होता है तो हम कहते हैं कि सुबह की धूप लगवाओ। और हम कितना आम इंसान देखें, हमारा जो हम वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से निकल के ऑफिस में आते हैं, ऑफिस से निकल, तो हम सनलाइट से बिल्कुल दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें दोबारा से कह लें कि पुराना जो हमारा कल्चर था उसको दोबारा से अडैप्ट करने की कुछ चीज़ें हम नेचर से दूर नहीं हो सकते, हम नेचर से नहीं लड़ सकते, हमें ये मानना पड़ेगा। नेचर से लड़ेंगे तो फिर यही बीमारियां हैं ना जो फिर हमारे सर पर आके हम नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर जो देखें ना, 1 करोड़ साल पहले भी सूरज अपने टाइम पे निकलता था, वो आज भी निकल रहा है। तो नेचर अपने टाइम पे सब कुछ कर रही है, हम अपने आप को कोशिश समझ रहे हैं कि हम अगेंस्ट द नेचर चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से फिर हमें ये तमाम तर चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। बड़ों में भी ब्लड कैंसर देखा जा रहा है और उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें क्या बताइए, उसमें जो कह लें ऑपरेशन की या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रेशो कितनी बढ़ जाती है, और क्या उसमें हो सकता है ये ट्रांसप्लांट? देखिए, बड़ों में तो होता ही भी ट्रांसप्लांट है, उसमें होता ही ट्रांसप्लांट है। मोर देन 25 ईयर्स में अगर ब्लड कैंसर हुआ है अमूमन, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट अमूमन कराना ही पड़ता है। मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही अगर वो डायग्नोज हो गया तो यू गो फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये ऑप्शन सिर्फ बच्चों के अंदर है कि उनको पहले सिंपल कीमोथेरेपी से मैनेज करें, पहले वो कीमो के साथ किया जाता है। और लेकिन बड़ों में तो अगर मोर देन 25 ईयर्स पे है तो अक्सर, यानी कि बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होगा कि ट्रांसप्लांट ना करना पड़े, अदरवाइज ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। तो उसकी कितनी रेशो है? एक तो उस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की, दूसरा के वो कितना सर्वाइवल रेट उनका कितना हो जाता है? डिपेंड करता है कि उनको डोनर मिल जाता है मैच डोनर। अगर तो डोनर मैच कर जाता है और ट्रांसप्लांट हो जाता है देन यस। अगर डोनर ही नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डोनर ही अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हमें हेप्लो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, हाफ मैच ट्रांसप्लांट। उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ना, वो भी ट्रांसप्लांट होता है लेकिन हाफ मैच, लेकिन उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए बड़ों में हमें ट्रांसप्लांट पर जाना ही पड़ता है अमूमन। और अगर वक्त पे ट्रांसप्लांट हो जाए, डोनर मिल जाए, अच्छे स्टेम सेल्स मिल जाएँ, तो हमें अच्छे रिजल्ट की तवक्को रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह। लेकिन उनका फिर सर्वाइवल रेट कितना हो जाता है? अगर ट्रांसप्लांट में कामयाबी से हो जाते तो फिर तो है 70% तक तो है उसका सर्वाइवल रेट उसका। लेकिन बच्चों में ज़रा ज़्यादा है, बच्चों में 80 to 90% है, तो बच्चों में ज़रा ज़्यादा है। लेकिन बड़ों के अंदर, लेकिन मैंने कहा ना कि 60-70% एक बहुत अच्छी रेशो समझी जाती है। लेकिन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है और कराना चाहिए। ये जो होता है ना, हम दरमियान में देखिए जो मर्जी करें, हमें जो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट और हीमेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा फेस चीज़ करनी पड़ती है कि लोग इस दौरान जाते हैं कि हम दुआ कराएंगे, चीज़ें सब कुछ कराएं,
लेकिन सब कुछ कराएं, अल्लाह की ज़ात शिफा देने इलाज वाली। को डिले ना करें। बस इसे ना करें, इसे ना छोड़ें, बाकी तो जो मर्जी। आपको पता है कि हम कीमो दे रहे होते जी, हैं जी। और लोग हमसे कहते हैं दम कराने जाते हैं, मैं कहता हूं, बिल्कुल जाओ, एग्जैक्टली जो मर्जी कराना कराओ, हम किसी से रुकते नहीं है, सबके अपने लेकिन आपने अकायद। कीमो के लिए जरूर आना बस हम है, कहते हैं अपने ये इलाज के लिए जरूर यस आना है। यस। और आखिर में बेशक आप ये कहते हो कि उनके दुआओं से देखा बिल्कुल हुआ होगा, अल्लाह ने किया है, तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इलाज मत रोकें। हाँ। तो इसलिए अगर ट्रांसप्लांट का टाइम डॉक्टर आपसे कह रहे हैं ठीक तो है। करा लो। देखो मैं एक बताऊं, कीमोथेरेपी 2-3 साल चलती है, ट्रांसप्लांट तकरीबन 2 माह में पूरा मुकम्मल हो जाता है। ओके। ठीक है, ये 2 माह ज़रा मुश्किल होते हाँ हैं, जी। लेकिन आगे की 70-80 लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी भी तो है ना, तो हिम्मत करनी पड़ती है, चांस लें। और चांस तो हम ज़िंदगी में सड़क पे जाते हैं तो चांस तब होता है, भी ले रहे होते हैं, हमें डर होता है कि exactly, गाड़ी हाँ। में हिट ना कर जाए, हाँ, लेकिन चांस लेते हैं हम ज़िंदगी में, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कह लें कि रिस्क लेने पड़ते हैं, चांसेस लेने पड़ते हैं। लेकिन आज हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की है, ब्लड कैंसर के हवाले से बात की है, और जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और सर उसको हेड कर रहे थे, उस पर हमने बात की। डॉक्टर नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पहले हमने बात की थी अपने सेहत के शोबे के हवाले से, और अब हमने बात करनी है अपने तालीम के शोबे के हवाले से, क्योंकि ये 2 एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, और हर किसी की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है और हक भी है कि उन्हें इस हवाले से अच्छी सहूलियात दी जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हम इन्हीं चीज़ों में, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात जो हमने देनी होती हैं, हम इसी में लैग कर रहे हैं, हम इसी में नीचे जाते जा रहे हैं। हमारा जो ग्राफ है वो सदियों से, मैं तो कहूँगी कि नीचे ही जा रहा है, ऊपर जाने की बजाय। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिन्होंने हमें तजावीज़ दी है, उन्होंने मुख्तलिफ इस्लाहात करने की, और उसमें इस तरह के इंकशाफात हमारे सामने आए हैं कि शायद हम उनको देखें और उनको जब पढ़ें तो हम खुद से शर्मिंदा हो जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर शोबा तालीम के हवाले से बात कर लें तो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल तक नहीं गए, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें सहूलियात की कमी का शिकार हैं, असातिज़ा की कमी का शिकार हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, कोई आउटलाइन नहीं है पढ़ाने की, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है ताकि उनका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। और अगर बच्चे पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी तक वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, उनके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जनाब, वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो पाकिस्तान छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाने को तरजीह देते हैं। जो इतनी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की गई होती है अपने मुल्क के अंदर, वो उसको पसे पुश डालकर अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो बाहर जाते हैं, वहाँ जाकर नौकरी करते हैं, अपनी सर्विसेज वहाँ पर देते हैं। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक तो कम होते जा रहे हैं, और हमारा जो असासा है वो बाहर जाता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जितना भी कह लें कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो बाहर जा रहा है पाकिस्तान से, तो पीछे हम किस तरह अपनी तरक्की की जो मंजिलें हैं उसको तय कर पाएंगे और किस तरह इस्लाहात लेकर आएंगे अगर यही सारा जो मसाइल से 2-4 अगर हम रहते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा रहमान साहब हैं, माहिर तालीम हैं, उनको हमने मदऊ किया है आज के प्रोग्राम में कि उनसे बात करते हैं और उनका एनालिसिस जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इन तमाम तर क्या इस्लाहात पर काबू पा सकते हैं, क्या ये तब्दीली लेकर आ सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने जो तजावीज़ हमें दी हैं कि इसके ऊपर हमें पहले ही कोशिश कर लेनी चाहिए थी, पहले ही बात करके इक़दामात उठाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि अब जब बाहर मुसलसल हमें इस चीज़ का और इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अब आपको इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है। रज़ा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक हूँ। रज़ा साहब, वर्ल्ड बैंक ने जो भी कह लें कि रिपोर्ट शाया की है, बड़े ही चश्मकुशा इंकशाफात इसमें हमारे लिए ख़ास तौर पर तो सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि पानी हमारे सर से गुजर गया है या अभी कुछ गौते खाने बाकी हैं हमारे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है इसके अंदर ज़्यादातर बातें वही हैं
जो आपके चैनल के तवज्जुह हमने पहले कर से लिए दूसरे जो माहिरीन हैं हाँ उनके जी। तवज्जुह से हमारे कानों तक पहुंचती पहुंचती रहती हैं, हाँ। और उनकी जो रिपोर्ट है मेरा ख्याल है कि शायद वो यहाँ से लोगों की सुनी हुई बातों की कॉपी ही है। हाँ। मैं तो उसको कॉपी करा क्या दूंगा, बात है। चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो ज़राअत में है, चाहे वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के अंदर रिफॉर्म्स में, है। तो हाँ। ये बात करने का मकसद ये है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जो उन्होंने हमें बता दी है, या हम आम देसी लोगों को हमें ये बातें पता नहीं है। हमें ये सही। सब बातें पता हैं, हमें मालूम है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, एजुकेशन कैसे ठीक होनी है, ज़राअत में रिफॉर्म्स कैसे की जा हाँ जी, सकती हाँ हैं, जी। ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट कैसे ली जा सकती है, हमारे साथ के जो आसपास के ममालिक हैं वो कितनी आउटपुट ले रहे हैं, हम कितनी ले रहे हैं, हमारी कमी की वजूहात क्या हैं, उनकी ज़्यादा लेने की वजूहात क्या हैं। एक एक चीज़ से हम वाकिफ़कार हैं, एक एक चीज़ का सलूशन मौजूद है, एक एक काम हमारे लिए करना आसान है। लेकिन जब बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की, बात आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, बात आ जाती है कि कौन इसको अमली जामा पहनाएगा, तो उसके जो सरबराहान हैं, जो मुतल्लिकीन हैं, जो उसके अथॉरिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि ये सारा लैक उनके गिर्द घूमता है और उनकी गलतियों की और उनकी बेवकूफ़ियों की या उनकी नालायकियों की सज़ा पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरे लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको वो भुगतनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो एहतसाब का नारा हम रोज़ लगाते हैं, वो एहतसाब सबसे पहले इन अथॉरिटीज़ का होना चाहिए, सही। इनका होना चाहिए कि जब आपको ये सारी बातें पता हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। अगर हमारे यहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और हम 10 साल से ये बात सुनते आ रहे हैं, तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी आउटपुट बताइए क्या है। अगर आप 80 अरब रुपया बजट लेते हैं तो 80 अरब रुपया आपने कहाँ खर्च किया है आपने? एग्जैक्टली। इसी तरह अगर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, तकरीबन 50% बच्चे हैं जो पानी की कमी का शिकार हैं, अच्छी खुराक की कमी का शिकार हैं, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। उसके जो डिपार्टमेंट्स जो उसको डील कर रहे हैं, उन्होंने क्या आउटपुट दी है कुछ उसकी? भी नहीं दिया। ज़राअत को ले लीजिए, ज़राअत को ले लीजिए। हम जो अगर हम अपनी 1 साल की कारकर्दगी देखें तो हमारी 1 साल की कारकर्दगी और हमारे हमसाया ममालिक की 1 साल की कारकर्दगी जो ज़राअत की प्रोडक्शन की है, हमने 1% ग्रो की है, उन्होंने 4% ग्रो की है। हालांकि हमारी देखे ना ज़रई हमारी ज़मीन है, लेकिन फिर भी हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। उनके पास ज़री ज़मीन है, हमारा रकबा बहुत ज़रखेज़ है, हमारी लेबर बहुत मेहनती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी 40% जो आबादी है वो ज़राअत में काम करती है। और वैसे भी अब तो रज़ा साहब अगर इस पे भी बात की जाए तो अब हमारी ज़री ज़मीनें रही भी नहीं है, सारी तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही है, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है हमारा पूरा पाकिस्तान अगर बोला जाए तो। अब तो वैसा वो रहा ही नहीं जो पहले मैदान हमें नज़र आते थे। बस ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारोबार है, सबसे फेमस कारोबार है, वो ये ज़राअत सॉरी ये प्रॉपर्टी डीलर्स और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो रह गई हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, 1-2 दिन पहले बात हो रही, तो कह रहे थे कि जी मैंने जो अपना पहला घर लिया वो किसी एक बहुत बड़े अदारे के सरबराह से लिया, जो मैंने अपना दूसरा घर ख़रीदा वो मैंने उस अदारे के उसी तरह के एक अदारे के दरमियाने अफसर से लिया। तो वो सारा का सारा एक अदारा हमारा काम ही प्रॉपर्टी डीलिंग का करता है, और वही पाकिस्तान की शान है। तो उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ अपनी रिप्यूट ख़राब कर रहा है और किस वजह से उसकी रिप्यूट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरा तो ये ज़ाती राय है कि ये जो छोटे छोटे बिजनेस, जब मेरा काम एक तालीम का है तो मैं तालीम ही बेहतर तौर पे दे सकता हूँ, तो मुझे अपनी जॉब पे अपनी डोमेन में रहना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है कि बजाय मैं कोई और काम करूं। या मेरी तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं डेजिग्नेटेड किसी एक अदारे के अंदर किसी एक खास पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो मुझे ज़्यादातर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, दूसरा साहब जिस तरह मैं बात करी थी कि ब्रेन ड्रेन बहुत होता जा रहा है, अब इसमें भी ना 2 आराएं आती हैं हमारे पास। एक तरफ कहते हैं कि जनाब एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि यहाँ का हमारा पाकिस्तान का असासा, हमारे पाकिस्तान के बच्चे बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये भी स्टांस हमारे सामने आता है कि यही बच्चे जब यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ से कमा के वापस भेजेंगे, ज़र मुबादला जो है हमारा बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल वो हमें रेवेन्यू भेजते हैं और हमारे मुल्क के लिए वो बड़ा कारआमद आता है और बड़ा फ़ायदा होता है, और हमारा इम्पोर्ट डेफिसिट जो है वो बैलेंस होता है, उसी से बैलेंस होता है। बल्कि हम एक्सपोर्ट से तो उसको बैलेंस ही नहीं कर सकते, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो ये जो रेवेन्यू हमें बाहर से आता है उसी से वो बैलेंस किया जाता है। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन वाला प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि उस पर गौर और तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज से 4-6 महीने पहले भी कहा था, जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं वो चले जाएं। मुझे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है अपने बच्चों को अपने घर में
किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता, exactly. चाहे वो अगर मेरी ख्वाहिश भी है तो मुझे ये मत कहिएगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, अपने घर को छोड़ने को, कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ के जाए। हाँ, तो अगर आप उसे कहते तुम दफा हो जाओ तो ये मुनासिब बात भी नहीं है, उसका दिल भी टूटेगा और वो आपको पैसा भी कोई नहीं भेजेगा बाद में। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पाकिस्तान में कोई आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैंने जो कमाना मैंने यहाँ ही भेजना है। तो मैं अभी चंद दिन पहले कुछ बाहर के ममालिक का सफर करके आया हूँ, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो हमसे बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा है, नहीं वापस आए, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हाँ, उनके जहन में ख्वाब पहले मौजूद था कि हम एक अपनी जो बुढ़ापे की इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ करें और हमने अपने रिटायरमेंट के दिन यहाँ गुजारें। मुझे अब वो ख्वाब भी नजर नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, क्या ये ब्रेन ट्रेन अगर हो जाए वो बेहतर है, या हम इस ब्रेन के जरिए अपने मुल्क को फ़ायदा दें, अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा खुद उठाएं। देखें, इस साल की जो पहली समाई है उसमें 3 लाख लोग बाहर जा चुके हैं, और अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें 2022 का, 21 का, तो वो 15 लाख तक चला जाता है, जिसमें कि हाईली स्किल्ड वर्कर कम से कम 40%, मतलब हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है ना वही चला जाता है। और मैं इसमें एक बात अर्ज करूं कि हमारे पाकिस्तान में हर साल 3200 के करीब डॉक्टर बनते हैं, और वो सारे चले जाते हैं, मुझे लगता है हर साल हमारे 3500 डॉक्टर बाहर जाते हैं, 3200 बनते हैं और उससे भी ज्यादा बाहर जाते हैं। तो इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ खामी है। ये मुल्क हम सबका है, ये डॉक्टर के ऊपर इस मुल्क ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, 1 करोड़ से भी ज्यादा शायद उसके ऊपर रकम, और उसके बाद जब उन्हें सर्विसेज देने का मौका आता है वो बाहर जाके सर्विसेज देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है पॉलिसीज का, और खास करके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है सियासतदानों की और बड़े इदारों की, शायद ये उनको फेवर करती है कि लोग इस तरह चले जाएं, लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। इसलिए आप इस तरह के जब आप ऐलानात करेंगे या इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो लोगों का तो दिल दुखेगा रजा साहब, ऑब्वियसली फिर वो कहेंगे जब अगर आपको हमारी कदर नहीं है तो फिर हम भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा ना कि देखें, हर जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने ये मार्टिन रेजर आई थिंक जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बात जब ये सारी अफशा की है, वो सारी बातें वही हैं जो आपको मालूम है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। वो बातें मालूम है। अगर वही फार्मूला पूछा जाए कि हमने यहाँ पे इस मुल्क में इस्लाहत करनी है तो बताइए कैसे करें, तो एक लेमैन आपको वो सारे फार्मूलेज बता देगा। तो मार्टिन साहब को बताने की क्या जरूरत है जी, हमें आपसे ले पूछने की क्या जरूरत है, हमें तो खुद सारी बातें पता है। ये बातें तो रोज हम शायद अगर मैं बताऊंगा तो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी अथॉरिटीज हैं, शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, ये बातें हम रोज हमारे कानों में पड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि हम भी पिछले कितने सालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अब मार्टिन साहब ने भी इसके ऊपर कह दिया कि अब आपको जो है रिफॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है, अब हो सकती है क्या, खासतौर पर क्योंकि ये 2 एसेंशियल हमारे पास कह लें कि फील्ड्स होती हैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो अवाम का हक होता है। अगर आप बाहर के ममालिक में भी चले जाएं तो 25% वहाँ पर टैक्स दिया जाता है, लेकिन इन रिटर्न उन्हें अच्छी तालीम मिल रही है, उन्हें अच्छी सेहत की फैसिलिटेशन मिल रही है, उन्हें ट्रांसपोर्ट अच्छी मिल रही है, उन्हें बाकी सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो उनका दिल करता है कि अगर आप हमसे 30% भी टैक्स ले लेंगे ना, अगर आप इन रिटर्न हमें अच्छी सहूलियात दे रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब हम एक अपने जेब से टैक्स भी दे रहे हैं, दूसरा हमें इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी हमें खर्चा खुद से करना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है ये रिफॉर्म्स आ सकती है? देखिए, मार्टिन साहब ने भी यही कहा है कि हम यहाँ टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं करते। अब मैं यहाँ पे उनकी इतला के लिए अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ लोगों से डबल टैक्सेशन की जाती है। exactly. एक तो आपने सैलरी पे टैक्स कटवाया, और उसके बाद जब आलू टमाटर या कुछ भी आप लेने के लिए मार्केट गए, वहाँ आपने सेल टैक्स दिया। हाँ जी। और उसके बाद उस सेल टैक्स का आपको बेनिफिट भी नहीं हुआ। जो बड़े इदारे हैं, जिस तरह कोई कंपनीज होती हैं या जिस तरह कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वो जो सेल टैक्स देते हैं उसकी रिबेट लेते हैं। जी बिल्कुल, जो पेट्रोल पे वो टैक्स देते हैं वो उसकी भी रिबेट लेते हैं। लेकिन आप और मैं, हम वो हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा बना ही नहीं हुआ। तो ये हम डबल टैक्सेशन देने के बावजूद, ये डबल टैक्सेशन कर रहे हैं हम, इसके बावजूद हमने टैक्सेशन आपको इसलिए दी कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं, रियासत मेरे बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ले, सेहत की, मेरी सिक्योरिटी की ले, मेरी सिक्योरिटी की ले, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की ले, हमने उसमें अपना अपना हिस्सा डाला। तो हमें बताइए, हम तो बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि स्किलफुल हम अपने बच्चों को बना रहे हैं। मुनीबा, ये जो हमारा सिस्टम बन गया ना, इस सिस्टम में ना हमें अपनी खुद मदद करनी है। अच्छा। हम अपनी मदद, आपके तहत हर बच्चा यहाँ कुछ ना कुछ बन सकता है। अगर हम सोचेंगे ना कि हमारी गवर्नमेंट हमें कोई जदीद सिस्टम दे दे, या हमारी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है जिससे कि मेरे बच्चों को फ़ायदा हो, हमारे आपके भतीजों को फ़ायदा हो, आने वाले बच्चों को फ़ायदा हो, तो वो आने वाले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी मदद आपके तहत, वालिदैन को अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों को ग्लोबल एजुकेशन से मुतारफ़ कराना है, नॉलेज इकॉनमी से मुतारफ़ कराना है,
अब वालिदैन के लिए बड़ी आसानी ये है कि आज इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, बड़ी ऑथेंटिक अकेडमीज़ मौजूद हैं, बड़े अच्छे रिसोर्सफुल वहाँ पे प्लान्स मौजूद हैं, उसको देखते हुए अपने बच्चों को खुद एजुकेट करें। आज का दौर वही है जिसमें वालिदैन अपने आप को भी एजुकेट करें, नए दौर से अपने आप बच्चों को भी मुतारिफ कराएं। अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर बेस करेंगे या हम हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट का जो पिछला सिंगल नेशनल करिकुलम था वो तो आपको मालूम है कि हमने 5 साल लगातार प्रोग्राम किए और आज वो जीरो पे खड़ा हुआ है। और अगले 5 साल कौन सा प्रोग्राम आता है और उसका क्या फ़ायदा बच्चों को मिलता है। वही जो शुरू में हमने बात की कि हम इतने प्रोग्राम्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और सारी बातें मालूम होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो मेरा, आपका या हमारे पूरे लोगों का या जो भी प्लान हमने बनाया होता है इदारों का, वो सब का सब जीरो हो जाता है और एट द एंड क्या होता है कि हम फिर चुप करके बैठ जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी आवाज़ अगर हुकाम बाला तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमारी बात पहुंच जाए। हमें अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि आप जितनी आपकी बसात है उतना आप उसमें पार्टिसिपेट कर दें, कंट्रीब्यूट कर दें। जितना आपका है, जितना मेरा है, हम उतना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं इस मुल्क की खातिर, इन बच्चों की खातिर, यहाँ के लोगों की खातिर। हमारी तो आवाज़ नहीं गई, शायद मार्टिन साहब की जो वो इस्लाहात लाने की कह रहे हैं, हमने भी वही बातें की थी, अब मार्टिन साहब भी वही बात कर रहे हैं, शायद उनके ऊपर ही बात कर ले, वो लोग अथॉरिटी जो है ना वो सुन ले और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो रहा है। होप सो, इंशाल्लाह जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर हम भी चल रहे हैं कि हमारी ये जो पॉलिसीज हैं इनको बेहतर करने की हमारी ज़रूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में थोड़ा बहुत कोई रेशो में चेंज आ सकता है? थोड़ा बहुत जिस दिन 10 साल बोल दें आपको, मुल्क का एक इदारा इस मुल्क की तालीम को ठीक करने का फैसला कर लेगा, 3 महीने में यहाँ का सिस्टम ठीक हो जाएगा। 3 महीने में हो 3 महीने, 1 साल में हेल्थ का सिस्टम ठीक हो जाएगा, 1 साल में ज़राअत का सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये इस मुल्क के सबसे बड़े इदारे का फ़र्ज़ बनता है। और अब मैं उससे गुजारिश भी करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, ये आराम से नहीं समझेगी। इसके ब्रेन जो है ना, हम जितना मर्जी दबाना चाहें, इसको ग्लोबल जो एक एक्सपोजर मिल चुका है, ये तमाम चीज़ों को समझते हैं। ये 10 साल का बच्चा भी समझता है, 12 का भी, 16 का भी समझता है। तो इनके साथ हमें फेयर प्ले करना पड़ेगा, इनको गोली नहीं दी जा सकती। ये फेयर प्ले का दौर आ गया है, अब आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी अगर आपने आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जो मार्टिन साहब ने दी है इस्लाहात के हवाले से, उस पर हमने बात की है और उम्मीद करते हैं जनाब, उम्मीद अच्छी ही करनी चाहिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई सुन ही लेगा, मार्टिन साहब की और हमारी की भी। और हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।